As we approach the culmination of today's evening, it's a perfect moment to reflect on the incredible journey women have taken in reshaping their communities and the state at large. From breaking traditional boundaries to stepping into transformative leadership roles, women across Maharashtra are driving positive change in every sphere, social, economic and cultural. And now I'm honored to introduce the driving force behind this progress and empowerment story of Maharashtra, the man who's making women's empowerment a central part of its governance and development efforts, launching meaningful, impactful programs that go beyond just symbolic gestures. A visionary leader, championing inclusive growth and women advancement. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Chief Minister of Maharashtra. Mr. Chief Minister, let me invite you on stage, please, sir. आज की हमारी चर्चा है परंपरा से परिवर्तन, और ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसने औद्योगिक क्रांति देखी है, सामाजिक आंदोलन देखा है और अब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। और हमारे साथ उस राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस। श्री शक्ति में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी के बारे में एज एन इंडिविजुअल आपने कब सीरियसली सोचना और काम करना शुरू किया? क्या बचपन में, आपकी किशोरावस्था में, आपके पॉलिटिक्स की शुरुआत के बाद कब आपको लगा, कौन सा वो एक टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, काम करने की जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे राजनीति में मैच्योरिटी आती गई, वैसे वैसे ये ध्यान में आया कि हमारी जो विकास की संकल्पना है वो तभी पूरी हो सकती है जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। और विशेष रूप से मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा, तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को मैंने स्टडी किया, उनके प्रोसेसेस को मैंने स्टडी किया, तो मेरे ध्यान में आया कि उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि समाज में 50% जो समाज का हिस्सा है वो भी महत्व रखता है, वो भी एक फोर्स है, वो वर्क फोर्स है, वो सब टाइप का फोर्स है। और ये रिकग्नाइज करके जब एक प्रकार से उन्होंने इस सारी 50% जो एक ये प्रतिनिधि है इनको ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित किया, तो तेजी के साथ उनका विकास हुआ। तो मेरे ध्यान में आया कि जब तक हम लोग ये जो हमारा 50% हिस्सा है, जो हमारी विमेन है, जो हमारी महिलाएं हैं, इनको हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे या इनका उपयोग हम जब तक नहीं करेंगे, इनके फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उस तेजी के साथ विकसित नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले शायद हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते थे, पर उसके लिए हमने काम करना चाहिए या हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। जो लगना शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की सरकार में और राज्य की सरकार में भी ये बिल्कुल आपको दिखाई देता होगा कि हम लोग इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं। जी, और इनफैक्ट ये चेंज मैं देखती हूँ कि पहले जिसको सोशल जस्टिस का मुद्दा मानते थे, अब उसको एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव मानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। हमारे साथ स्लोवेनिया के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बताया कि जब पहली बार 2010 में आई तब से अब तक उन्होंने इतना बदलाव देखा है इस क्षेत्र में। तो दुनिया ने भी माना है कि किस दिशा में भारत बढ़ रहा है आगे। पर हम विकसित भारत की बात करते हैं सर, हम जब आप एक आदर्श भारत, एक आदर्श महाराष्ट्र की कल्पना करते हैं तो महिलाओं को कहाँ देखते हैं? नेतृत्व में, स्टार्टअप्स में, पॉलिसी मेकिंग में आप उनका क्या रोल एनविजन करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम जब अवसर देते हैं तब हमको क्षमता ध्यान में आती है। और अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा कि जहां पर महिलाएं तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। मैं आपको एक
वाकयात बताता हूँ कि हम लोग चीफ मिनिस्टर के तौर पर या किसी और तौर पर, अब 2014 में भी मैं चीफ मिनिस्टर था, तो हम लोग कई यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशन के लिए जाते थे। तो पिछले 10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब कॉन्वोकेशन होता है तो अगर 100 मेडल कॉन्वोकेशन में दिए जाते हैं तो 90 मेडल्स लड़कियों को मिलते हैं। 90 मेडल्स, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि उन लड़कियों में पहले चीज़ नहीं थी, क्या थी, लेकिन उनका अवसर नहीं था। जैसा अवसर मिला तो उन्होंने उस चीज़ को एक प्रकार से ग्रैब किया, उस अवसर को, और वहाँ तक वो पहुँची। तो मुझे लगता है कि अभी सारे क्षेत्र में, अभी आपने स्टार्टअप की बात की, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया पिछले समय कि एक स्टार्टअप फंड हम लोगों ने तैयार किया था, और उस स्टार्ट फंड के माध्यम से हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि स्टार्टअप के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको हम थोड़ा प्राधान्य दें। तो ये ध्यान में आया कि बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिला और बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं उसमें सामने आई। तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की कॉन्सेप्ट फ्लोट की, तो हम लोग भी ये सोचते थे कि लखपति दीदी क्या है और ये कैसे होगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि एक बार वो लाख रुपया कमाए, उसमें यह था कि हर साल वो लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाए। और जिस समय हमने उस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में हम लोग 50 लाख लखपति दीदी बना चुके हैं, और अब हम लोगों ने 1 करोड़ का हमारा एक लक्ष्य रखा है। और इसमें हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अवसर दिया है। हमने केवल सरकारी योजनाएं और अवसर उनके लिए खुला किया, और अपने बलबूते पर वो लखपति दीदी बनी, और उसमें से कई महिला ये केवल लखपति नहीं 10 लखपति बनी है, वो 10 लाख रुपया भी कमाती है। तो ये जो क्षमता है, ये जो ताकत है, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर दे दीजिए, महिलाएं करेगी। क्योंकि आपने ये स्कीम्स की बात की, और महिला मतदाता जो हैं वो एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी हैं पिछले कुछ सालों में। पहले भी देती थी मत, पर अब मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस है उनके ऊपर, और आपकी पार्टी ने इसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है। अब एक तरीका ये देखने का है कि ये सशक्तिकरण की ओर एक प्रयास है, और क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब आप इस तरह की स्कीम्स अनाउंस करते हैं तो आप उसको एक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। जैसा आपने रिजल्ट्स अभी बताए, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने लाडली बहना योजना शुरू की, और करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को हम 1500 रुपया महीना उसमें देते हैं। तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप तो चुनाव के लिए वोट खरीद रहे हैं, और ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, और इस पैसे का क्या होगा। लेकिन इसमें महिलाओं की क्रिएटिविटी देखिए कि 1500 रुपये हमने देना शुरू किया, तो सबसे पहले नागपुर की कुछ महिलाओं ने एकत्रित आके अपना पैसा जमा किया और एक स्मॉल फाइनेंस सोसाइटी या स्मॉल फाइनेंस बैंक तैयार की, और उसमें से कैपिटल खड़ा करके अन्य महिलाओं को उन्होंने लोन देना शुरू किया। और जब ये मॉडल हमने देखा तो हमारे ध्यान में आया कि अगर हम लोग इस मॉडल को पूरे राज्य में ले जाते हैं तो इससे केवल ये 1500 रुपये तक सीमित नहीं होगा, ये 1500 रुपया उन महिलाओं को और एक प्रकार से नया रोजगार सृजन करने के लिए उसका फायदा होगा। तो हम लोगों ने फिर तय करके हर जिले में इस प्रकार से महिलाओं के जो बचत गट होते हैं उनको एकत्रित करके, और जिनको 1500 रुपये मिल रहा है उनको सेविंग करवा के इस प्रकार के अभी गुट शुरू किए। तो वो बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारा एक्सपीरियंस है कि हम बहुत सी योजनाएं, अलग अलग महामंडल हमारे यहाँ होते हैं, उन महामंडलों के माध्यम से हम लोग अलग अलग लोगों को रोजगार के लिए मदद करते हैं। हम लोग लोन्स देते हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, और ज़्यादातर जितने महामंडल होते हैं उसमें से पैसा वापस आने की जो एक वो होती है, तो 40% पैसा वापस आता है, 60% वो नहीं आता है या विवाद में चला जाता है, कोर्ट केसेस में चला जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि
इसी प्रकार की योजना हमारे महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से एक हमारा महामंडल है महिलाओं का, तो माविम करके, उसके माध्यम से हमने चलाई। उसका एक्सपीरियंस ये है कि हम जितना पैसा देते हैं अभी तक एक भी पैसा नहीं डूबा, 100% पैसा वापस आता है, 100%। तो ये इससे ये लगता है कि महिलाएं जो पैसा लेती है उसको सही जगह इस्तेमाल करती है, उसको बड़ा करती है और वो पैसा वापस करती है। इसीलिए हम लोगों ने अभी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 2014 में, तो हमारे यहाँ पर साधारणतः 3-1 लाख महिलाएं ये बचत गठों से जुड़ी हुई थी। हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाकर करीब 85 लाख तक हम उसको लेकर गए और फिर एक ऑटो पायलट मोड पर वो आया और आज हम देख सकते हैं कि एक आंदोलन बन चुका है। महिलाएं वो स्वयं सहायता गठ में एकत्रित आती है, उसमें पैसा जमा करती है, कुछ सरकार से पैसा लेती है, कोई ना कोई छोटा उद्योग तैयार करती है और अपनी चीज़ों को बेचकर थोड़ा पैसा भी खड़ा करती है। फिर हमारे ध्यान में यह आया कि हम इनको एक मार्केट प्लेस हम लोग दे। तो पहले हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि हम लोग उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं और एक रोटेशन में महिलाओं को स्टॉल्स देते हैं, बहुत लोग वहाँ आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें तैयार होती है, उनका बिजनेस अच्छा होता है। अब हम लोगों के ध्यान में आया कि वी हैव टू स्टेप अप इट टू नेक्स्ट लेवल। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अब हर जिले में एक महिला बचत गठ मॉल तैयार कर रहे हैं। ये मॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा मॉल रहेगा, जिस मॉल में ये स्वयं सहायता जो गठ होते हैं, बचत गठ जो होते हैं, इन गठों को जगह दी जाएगी, रोटेशन में दी जाएगी कि ये गठ 1 महीना, फिर दूसरा गठ 1 महीना, वो आकर तो एक परमानेंट मार्केट प्लेस होगा। और हमने जो अभी तक ये सारी प्रदर्शनी की है, इतनी भीड़ उसमें आती है क्योंकि ये लोग इतने अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार करते हैं। अब हमने दूसरा उसमें यह किया कि अब उनको पैकेजिंग ठीक से करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी, उसकी मशीनरी दी। फिर अब हमने कुछ ब्रांड्स तैयार किए कि सारी जिलों की सारी महिलाएं उस ब्रांड के नाम से अगर तैयार करें तो हमको मार्केटिंग में फ़ायदा होगा, हम उसके एडवर्टीज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से मैं वापस उस बात पर आ रहा हूँ कि जैसे अवसर मिलता है तो महिला ये करती है। जी, ताली भी सोच समझ के बजाती है। अच्छा, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है और ग्रास रूट्स लेवल पे मेरे ख्याल से इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी देशों से बहुत बेहतर है। पर फिर भी आप एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो इसको फिर भी एक पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और महिलाओं को या तो मोहरा के रूप में समझा जाता है या फिर लैंगिक टिप्पणियां काफ़ी होती। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए एक सेफ स्पेस बने और कैसे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में महिलाओं को ज़्यादा ग्रूम किया जाए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी अगर हम लोग थोड़ा हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ओर देखें तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदना बिल लाकर उसको मान्यता दी और 2029 के चुनाव के बाद हमारी लोकसभा में भी और हमारी विधानसभा में भी 35% या 33% विमेन ये मेंबर्स के रूप में रहेगी। मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि मैंने इस देश का वो ट्रांजिशन देखा है। मैं पहली बार कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा 1992 में, मैं चुनकर आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 33% जगह ये कॉरपोरेशन, अभी तो 50% है, उस समय 33% जगह कॉरपोरेशन में और जिला पंचायत में रिजर्व की गई थी। और जो फर्स्ट लॉट आया था, उस फर्स्ट लॉट में सारी जो महिलाएं चुनकर आई थी, ऑलमोस्ट 99% वो किसी की वाइफ थी, उनका कोई अपना वजूद नहीं था। और जो आदमी होते थे वो भी एक प्रकार से अपनी अधिकारिता मानते थे, तो काम करने के लिए महिलाओं को जाने नहीं देते थे। वो खुद सिर्फ वो सभा में नहीं बैठ सकते थे, हाउस में नहीं बैठ सकते थे, उतना छोड़कर सारा काम वही करते थे। और मैं कॉर्पोरेटर पति हूँ, वो एक मतलब एक कॉइन हो गया था कि मैं कॉर्पोरेटर पति हूँ, मैं सरपंच पति हूँ, तो ये कॉइन हो गया था।
फिर उसके बाद 97 में जब वापस 5 साल बाद वापस चुनकर आई महिलाएं, उस समय 30-35% महिलाएं ऐसी चुनकर आई थी जो अपने बलबूते पर आई थी, जो केवल पति के कारण नहीं आई थी या किसी की पत्नी करके नहीं आई थी, जो धीरे धीरे परफॉर्म करने लगी। उसके बाद मैंने 2002 में देखा, फिर 2007 में देखा, फिर 2012 में देखा, फिर 2017 में। तो ये बदलता गया और आज की स्थिति में आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में, मैं देश की बात तो नहीं जानता पर मैं महाराष्ट्र का कह सकता हूं कि आज हमारे कॉरपोरेशंस में और हमारे पंचायतों में जो महिलाएं चुनकर आती है उसमें से 75 to 80% ये अपने वजूद पर चुनकर आ रही है, ये खुद काम करती है। और ये भी होता है राजनीति में कि किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी वो चुनकर आती है, पर वहां आकर अब उनका पति काम करने के लिए नहीं आ रहा है या उनका भाई काम करने के लिए, उनके पिता काम करने के लिए नहीं आ रहे, वो खुद कर रही है। और उनमें से कई सरपंच बनी, कई जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, कई मेयर बनी और बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन अधिकारिता देने के कारण ही होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं, मतलब अब की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन है, पर अगर आप कोई भी कॉरपोरेशन उठाकर देख ले तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 52 to 55% होता है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड भी नहीं है वहां पर भी महिलाएं कंपीट करके चुनकर आती है। तो मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि ये बात जरूर है, हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में अभी भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, या उतने बड़े पैमाने पर हम लोग, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब टिकट बांटने के लिए बैठते हैं तो हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं, अगर किसी महिला का नाम आता है तो उसको फाइनल करते ही करते हैं, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लेकिन फिर भी ये ध्यान में आता है कि जितना नाम नीचे से महिलाओं का आना चाहिए नहीं आता है, अभी भी वो सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 से जब महिलाओं को इस प्रकार से टिकट देना ये कंपलसरी होगा तो उसके बाद ये परिस्थितियां बदलेगी और 10 सालों में मैं नहीं मानता कि 33% पर महिलाएं रुकेगी, 10 सालों बाद 50% पर महिलाएं दिखेगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने एक एस्पेक्ट टच किया है, क्योंकि जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ये डिबेट ज़रूर आता है कि पहले माइंडसेट चेंज होगा या पहले नियम आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि लॉ आने से भी माइंडसेट चेंज होता है और माइंडसेट चेंज होने से भी लॉ आती है। नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि माइंडसेट चेंज करना तो ज़रूरी है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है। कभी कभी लोग कानून आने के कारण कुछ चीज़ें मजबूरी में कर देते हैं और बाद में उनके ध्यान में आता है कि यही चीज़ सही थी, तो उनका माइंडसेट बदल जाता है। इसलिए ये दोनों प्रोसेसेस साथ में चलनी चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी प्रोसेस एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों प्रोसेस इंक्लूसिव है, दोनों प्रोसेस एक दूसरे को साथ में लेकर कॉम्प्लीमेंट करने वाली प्रोसेसेस है, इसलिए दोनों चीज़ें करनी चाहिए। जी, मुंबई भारत की कॉरपोरेट राजधानी है और लीडरशिप पोजीशंस में महिलाओं की हिस्सेदारी बाकी देश से बेहतर है, 18% है मेरे आंकड़ों के मुताबिक। तो क्या सरकार को इसमें दखल देना चाहिए? और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे जापान में एक 2020 में नियम आया कि 2030 तक बोर्ड रूम में 30% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट उन्होंने किया। क्या हम इस तरह के किसी पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, पहला तो हम लोगों ने जो पॉलिसी इंटरवेंशन 2015 में किया वो ये था कि हमारे यहाँ पर नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम नहीं कर सकती थी। जो हमारे सारे लॉज थे उन लॉज में नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम नहीं करती थी। तो हम लोगों ने उसको चेंज किया, हमने कहा कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करेगी और एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी होगी कि उनको सेफली वो लाए और लाकर उनको वापस छोड़े और उनकी सेफ्टी की वो जिम्मेदारी ले। तो एक प्रकार से ये शुरुआत तो हमने की, लेकिन जहाँ तक लीडरशिप पोजीशन का सवाल है वहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, हमारे रिफॉर्म्स वहाँ तक पहुँचे नहीं है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग रेगुलेशंस जो है वो शायद इतने इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को अभी
हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। लेकिन एज अगेंस्ट दैट मैं ऐसा मानता हूं कि कॉरपोरेट सेक्टर में अवेयरनेस बढ़ा है, और आज भारतीय कंपनियां भी कई, मैं देखता हूं, मैं कई फैक्ट्रीज के उद्घाटन में जाता हूं तो वहां पर मुझे वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये तय किया कि हमारे यहाँ 30% विमेन वर्कफोर्स होगा, प्रमुख पदों पर महिलाएं होगी, तो वो विदाउट एनी रेगुलेशन वो खुद कर रहे हैं। तो ये चेंज जो है वो आ रहा है, और इस चेंज के आने का एक और कारण मैं कहता हूँ कि मैंने कई फैक्ट्रीज में उनसे बात की जो मालिक है, तो उनका कहना है कि महिलाएं सिंसियरली काम करती है, और दूसरा ये होता है कि झगड़े कम होते हैं मतलब आपस में होते होंगे तो मुझे पता नहीं है और ये हड़ताल वड़ताल वाली चीज़ों में भी थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉरपोरेट भी या बिजनेस एंड इंडस्ट्री भी फील कर रहा है कि विमेन वर्कफोर्स को लाने से थोड़ा उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है या फोकस थोड़ा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण ये चीज़ें बदलेगी। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस अभी हम लोगों ने लाए नहीं है, पर आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर लाएंगे। जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आप चलाते हैं, जैसे कि कैश ट्रांसफ़र या वेलफेयर स्कीम्स या सब्सिडीज़, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है सरकार के लिए? क्या इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज है? क्या पॉलिटिकल पुश एक चैलेंज है? आपका इतना लंबा जो करियर रहा है, जब आप महिलाओं के प्रति कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं? देखिए, चैलेंज अगर कोई है तो जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने ये लाडली बहना योजना जो शुरू की, तो शुरुआत में तो हम लोगों ने कहा कि चूंकि हमको ऑनबोर्डिंग करना है तो हम लोग बहुत स्क्रूटिनी नहीं करेंगे, पहले लेट्स ऑनबोर्ड एंड देन वी विल डू द स्क्रूटिनी। तो अब हम लोग स्क्रूटिनी कर रहे हैं तो ये ध्यान में आता है कि इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं ने भी एक प्रकार से उसमें अपने आप को एनरोल कर लिया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन हमारी कुछ महिला कर्मचारियों ने, सरकार की, उन्होंने भी अपने आप को एनरोल कर दिया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें थोड़ा उसमें ध्यान में आती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, एक बात हमारे यहाँ पर ये जो डीबीटी का सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है, देखिए पिछले समय, आज से 10 या 15 साल पहले महिलाओं के लिए कोई योजना आप तैयार करते थे तो आप ये पूरी मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि वो महिलाओं तक पहुंच रही है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से इस्तेमाल होती थी। डीबीटी के कारण एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि वो महिलाओं तक पहुंच रही है चीज़ें, और उसके कारण उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी भी उसकी आई है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं में भी अपनी योजनाओं के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूकता मैं देखता हूँ। जो मैं अभी, देखिए, मैं समझ लीजिए मुझे विधानसभा में भी करीब अब 26 साल हो गए, उससे पहले मैं मेयर भी रहा, तो मैं पॉलिटिक्स को 30-32 सालों से देख रहा हूँ। तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ कि आज जो हमारी महिलाएं वो अपनी स्कीम्स के प्रति अवेयर है और वो डिमांडिंग भी है, मतलब अगर उनको नहीं मिलता है तो वो मांग कर लेने की आज क्षमता रखती है। तो इसके कारण इन स्कीम्स को लागू करने में बहुत कठिनाइयां नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल किसी स्कीम को लागू करने में कठिनाइयां होती है, उतनी कठिनाइयां कोई महिलाओं के लिए कोई अलग कठिनाई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। जी, जो पुरुष नेता हैं आपकी पार्टी में या और पार्टीज में, उनके लिए आपका क्या टिप्स हैं कि कैसे उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, किस तरह से वो सबके साथ मिलके काम करें और महिलाओं को भी आगे प्रोत्साहन दें? देखिए, मैं कोई किसी को टिप्स तो नहीं दूंगा लेकिन देखिए, एक संसार का नियम है, और आप चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, जिसके पास अधिकार होता है वो अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। चाहे आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, हर आदमी ये चाहता है कि रिफॉर्म तो हो लेकिन अधिकार मेरे पास रहे। तो इसी मानसिकता को तोड़ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि आज पॉलिटिक्स में जो मेरी कंपटीशन है वो समझ लीजिए कि समाज के 50% हिस्से से है। कल जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आ जाएगी तो मेरी कंपटीशन 100% लोगों से होगी, तो मेरा तो कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं ना। तो ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि कॉम्पिटिटर को कैसे हम थोड़ा कंपटीशन में नहीं आने दें। तो ये एक बहुत स्वाभाविक बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो होता रहेगा, लेकिन बावजूद इसके हम लोग अगर ठीक से चलते रहे तो धीरे धीरे फिर आपको आदत होती है। आज आप 50% लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आया था एक दिन कि भैया 100% से कॉम्पीट करना ही है, तो फिर आप करते हो। I think this kind of honesty is rare in politicians. आपने इतनी महिला नेताओं के साथ काम किया, अभी आपने बताया कि जब कंपनीज ज़्यादा महिलाओं को एम्प्लॉय करती हैं तो देखते हैं कि वो अपने काम से काम रखते हैं, संयमित होती हैं, ज़्यादा कम ट्रबल मेकर्स होती हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा है और या नहीं है? आपके कॉलीग्स, आपके जो जिनके साथ आप डील करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी महिला कार्यकर्ता है वो बहुत मेहनती है। और देखिए, एक बात के लिए तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। हम लोग तो घर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, हमारी पत्नियां या जो चला रहा है चलाता है, और हम 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। हमारी जो महिला कुलीग है वो घर भी चला रही है, बच्चों का भी देख रही है, और उसके बावजूद वो हमारे इतना ही काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्षमता उनके पास है। तो मैंने तो अक्सर ये देखा है कि आपके पास महिला कार्यकर्ता अगर ज्यादा हो तो चुनाव जीतना आसान है। मैंने कहीं पढ़ा था कि if a man multitasks, it's innovation. If a woman multitasks, it's Tuesday. तो वैसा ही कुछ आपने बताया। आपने किसी आपका कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कोई महिला नेता या कोई और जिनके बारे में आपने पढ़ा या उनको काम करते हुए देखा? देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री में तो हम सभी के लिए जीजा माता होगी, या फिर अगर हम लोग अहिल्या बाई होळकर होंगी, या हम लोग हमारी जो महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जो कहानी है, उसमें जिस प्रकार से सावित्रीबाई ने उस समय सोशल रिफॉर्म्स किए, ऐसे सब लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मतलब इन लोगों का जब मैं, क्योंकि इतने ऑड्स में उन्होंने काम किया। जैसे आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को एक प्रकार से वी रिवियर हिम, हम उनको अपना दैवत मानते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हो पाए क्योंकि जीजा माता थी। क्योंकि उस समय जीजा माता ने उनको ये बताया कि हम लोग ये जिस प्रकार से हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये परकीय आक्रांता जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जिस प्रकार से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हमको स्वराज्य तैयार करना ये आवश्यक है, ये हमारी भूमिका है और ये हमारा ध्येय है। और वो स्वराज्य के लिए उन्होंने उनको तैयार किया। या अहिल्या देवी होळकर, इनका अगर पूरा एक प्रकार से कामकाज देखे तो देश के अंदर ऐसा कोई प्रांत नहीं है कि जहाँ पर उन्होंने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हो, या बावड़िया बनाना हो, या कुएं बनाना हो, ये सब किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, देश भर में ये सारा काम उन्होंने किया, लेकिन ये करते हुए उन्होंने अपने राज्य की वेल्थ से ये नहीं किया, ये अपनी पर्सनल वेल्थ से उन्होंने किया। और जिस प्रकार का उस समय उन्होंने राजकाज चलाया है, एक बहुत ही आइडियल इस प्रकार के राजा के रूप में या रानी के रूप में उनको हम लोग देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हमको इंस्पायर करते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि
एक इंस्पिरेशन का सोर्स मेरी माँ भी है, माय मदर इज देयर, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पिताजी भी, मैं छोटा था तब गुजरे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से हमारी माँ ने हमको संस्कार दिए, या जिस प्रकार से हमारे पीछे वो खड़ी हुई, या पॉलिटिक्स में हम लोग मतलब एक अपनी माँ को ये लग सकता था कि भाई पिताजी नहीं है और ये दिन भर फालतू के काम करता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, वो उनको ये पता था कि भाई ये ठीक काम कर रहा है, तो मेरे पीछे वो खड़ी हुई, तो वो भी मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, जो यंग बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली आज इस कॉन्वर्सेशन को देख रही हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आपका क्या संदेश है उनके लिए, और आपकी क्या प्रॉमिस है कि जो आपने स्टेट जिस रूप में इनहेरिट किया था, आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समय बदल रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समय ऐसा है जो हमारी लड़कियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए उनका समय है। अब ये पीछे नहीं जा सकता, इसलिए इस अवसर को वो समझे और इस अवसर को ग्रैब करने की कोशिश करे। देखिए, मैं तो, मेरे घर में महिला राज है, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है, और मैं माइनॉरिटी में हूँ। तो 3 जनरेशन मैं देखता हूँ मेरे घर में, और ये तीनों जनरेशन बहुत पावरफुल है और बहुत प्रॉमिसिंग है। मेरी माँ एक जनरेशन है, मेरी वाइफ वो भी बहुत पावरफुल है, और वो अपना वजूद रखती है, उसका अपना एक ऑरा है, और वो खुद, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। और मेरी बेटी भी वैसी है, मेरी बेटी अभी 10th पास करके 11th में गई है, पर मैं देख सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं 11वीं में था तब मैं कैसा था और ये कैसी है। शी इज फर्म, उसको पता है कि उसको जिंदगी में क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बदली हुई परिस्थितियां है, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक बहुत ही इक्विटी और इक्वालिटी के साथ वाली सोसाइटी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत ही सेफ सोसाइटी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत है, मानसिकता अभी भी खराब है। मतलब मुझे कभी कभी, मैं जब डिबेट्स हमारे विधानसभा में होते हैं, और जब मैं महिलाओं के अत्याचार के ऊपर जवाब देता हूँ, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मोलेस्टेशन एंड रेप, तो उसमें ध्यान में आता है कि इट इज़ सो शॉकिंग दैट 99% इंसिडेंसेस ये उनके करीब के लोग या रिश्तेदारों के कारण हुए होते हैं। तो ये जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता है, इसको भी हमको बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। और इसको बदलना है तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, कि हम लोग जो मानसिकता से शायद कई बार ये समझते हैं कि हम बड़े हैं और महिलाएं छोटी है, तो ये इस मानसिकता को बदलना ये भी बहुत ज़रूरी है। पर मैं ऐसा मानता हूँ उस दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं, और मैं वो समय बहुत दूर नहीं मानता। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में इस मानसिकता को प्रधानमंत्री जी ने बदला है, मैं उस समय को दूर नहीं देखता कि जिस समय एक बहुत ही इक्विटी इक्वालिटी के साथ सेफ सोसाइटी हम महिलाओं को देंगे। Thank you, Mr. Fadnavis, for your commitment to the cause and for being so candid. And I have to add here for all because I'm representing the women journalists, when you talk to a woman, it's a constructive conversation, no politics. We are talking about a cause that all of us espouse. बहुत शुक्रिया आपका शी शक्ति के मंच पे आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। Thank you so much. Thank you, Devendra ji, for sharing your vision and commitment to fostering inclusive growth and women's leadership in Maharashtra. We would be honored if you could please, we could invite our team to felicitate the Honorable Chief Minister on the stage. To present this honor, may I please invite A.P. Singh, International President, Lions Clubs International, and Sangeeta Jatia, past International Director and Board Appointee, Lions Clubs International.
I would also like to request to invite Mr. Santosh Menon as well on the stage.